ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोगों ने जो है ना वो कह लें काफ़ी पहले डिटेल में जो है ना वो देख लिया हुआ है। इसमें बताया यही था कि जब हम लोगों ने जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ा था ना, जब उसको हम लोग जो ट्रांजिस्टर के साथ अलग से कंपोनेंट लग सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स लगा के उसको एक बॉक्स में जब सेव कर लेते हैं ना, तो जो चीज़ हमारे पास बन जाती है उसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम हम लोगों ने दे दिया था। और बोला था कि जहाँ कहीं पे भी हमें आगे जो है ना वो नेक्स्ट ज़रूरत पड़ेगी एम्पलीफायर की, हम लोग वो वाला जो है ना वो कंपोनेंट उधर लगा देते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की दो टाइप्स हम लोगों ने देखी थी यहाँ पे, सिर्फ के ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब उन क्या लें कि चीज़ों को ना हम लोग जो है वो डिटेल में जाके जो है पढ़ते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज पहले जो है ना इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे देख लेते हैं। मैंने ज़्यादा हाई लेवल का टॉपिक पिक नहीं किया, आपके जो है ना वो कह लें कि लेवल के ऊपर ही, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का लेवल ही है, क्योंकि हायर लेवल पे फिर चीज़ें ज़्यादा जो है ना वो टफ़ हो जाती हैं। ज़्यादा टफ़ टाइम आप लोग जो है ना वो ना तो बियर कर सकते और ना ही मैं आपको जो है ना वो देना चाह रहा हूँ। टॉपिक का नाम है हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और आप लोग साथ साथ इसकी डेरिवेशन जो है ना वो करते चले जाओगे जो भी है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमारे पास क्या होता है, हमने यही कहा था कि एम्पलीफायर की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम लोग जो है ना इनपुट पे जो वेव दे ना, फर्ज करें ये हम लोग ने इनपुट वेव दी, तो जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो इसको एक तो कह लें कि इन्वर्ट कर देगा अप साइड डाउन और डाउन साइड अप, और साथ ही इसको उसने जो है ना एम्पलीफाई, मतलब ये कि उसका लेवल जो है उसको भी इंक्रीज करना होता है, और साथ में इसकी शेप जो है उसको भी इन्वर्ट जो है ना वो कर देता है। ये इनपुट सिग्नल और ये उसका आउटपुट सिग्नल इस फॉर्म में जो है ना हमारे पास आ जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। चलें हम लोग जो है ना वो डायग्राम क्या थी हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। कुछ इस किस्म की चीज़ थी, माउस से मैं जो है ना ये ड्राइंग एक्सेट्रा कर रहा हूँ, तो सॉरी अगर इसमें जो है ना वो इंटरप्शन वगैरह जो है ना वो हो। लें जी, कुछ इस किस्म की हमारे पास ये यहाँ पे इसका आउटपुट बना लेते हैं, और पीछे हमारे पास दो जो है ना कह लें कि इसके इनपुट थे, एक इनपुट इन्वर्टिंग है और एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है हमारे पास। ऊपर वाला चले इन्वर्टिंग, और इन्वर्टिंग के साथ नेगेटिव साइन होती है, नॉन इन्वर्टिंग के साथ पॉजिटिव जो है ना वो सिंबल होती है हमारे पास। ये कह लें कि कुछ इसी किस्म की जो है ना ये वाली चीज़ यहाँ पे बनी हुई है। मैंने इसको थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो कह लें कि इसको इंक्रीज साइज जो है ना वो मैंने यहाँ पे बनाया है। अब ये देखें कि यहाँ पे जो है ना अगर हम लोग इसको पढ़े ना, तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इसकी अरेंजमेंट ऐसे होती है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग में, कि जो हमारे पास इसका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोग ना पढ़ रहे हैं, इन्वर्टिंग वाले पे जो इनपुट सिग्नल हम लोगों ने अप्लाई करना है ना वो इस नेगेटिव वाले इनपुट पे हम लोग अप्लाई करेंगे, और जो इसका नॉन इन्वर्टिंग हमारे पास है ना उसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे। मैं थोड़ी सी ना इनके इनपुट्स की लेंथ जो है उसको डिक्रीज करने लगा हूँ, कुछ ज़्यादा ही जो है ना हमारे पास वो लेंथी बन गए हुए थे। अब जी इसको एक वायर के साथ हम लोग जो हैं ग्राउंड जो टर्मिनल होता है ना बैटरी का, कह लेंगे नेगेटिव टर्मिनल, उसके साथ हम लोगों ने ये ज़ीरो पोटेंशियल, ग्राउंड का मतलब होता है ज़ीरो पोटेंशियल, ज़्यादातर हम लोग उसको ना ग्राउंड नेगेटिव पोटेंशियल को ज़ीरो पोटेंशियल हम लोग जो ना कंसीडर कर लेते हैं रेफरेंस पोटेंशियल। पॉजिटिव जो कह लें कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हम लोगों ने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये जो हमारे पास है ना इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसको ना वाया रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस हम लोग लगा लेते हैं जिसको R1 हम लोगों ने कह दिया, ठीक है। R1 रेजिस्टेंस के थ्रू इसको इनपुट सिग्नल दे देते हैं, कोई भी इनपुट सिग्नल चले अल्टरनेटिंग फॉर्म में, ये इनपुट सिग्नल का एक हम लोगों ने जो है ना वो कह लें कि वायर इसके साथ अटैच कर दी। कोई भी सिग्नल देना हो ना तो दो वायर्स उसके साथ होती हैं, और दूसरी वायर हम लोगों ने ग्राउंड के साथ अटैच कर दी इनपुट, ठीक है। ये कह लें कि वी इनपुट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों को आउटपुट मिलेगा
आउटपुट, लेकिन वो आउटपुट के भी हमारे पास दो जो है ना वो होंगे, दो वायर्स के जरिए हम लोग लेंगे ना, एक तो यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा और एक दूसरी ग्राउंड वाली वायर जो है ना वो हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ का तीन चीज़ें हैं, एक हमारे पास क्या लेंगे इनपुट सिग्नल की एक वायर हम लोगों ने ग्राउंड के साथ अटैच कर दी, दूसरी वायर हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को प्रोवाइड कर दी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है हमारे पास अब उसकी भी क्या लें कि एक हम लोगों ने जो है ना वो सिग्नल के लिए, और दूसरा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको भी ग्राउंड कर दिया। आउटपुट का जो टर्मिनल है एक सिग्नल की क्या लें कि आउटपुट पे जो हम लोगों को सिग्नल मिलना है ना, वो क्या लें कि जो हमारे पास सिग्नल होगा एम्पलीफाइड हुआ हुआ ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज्ड फॉर्म में, उसके एक वायर हम लोग ये यूज़ करेंगे और दूसरी वायर हम लोग ग्राउंड के साथ ना अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट जो है ना वो सिग्नल जो है वो मिल जाएगा। फिर एक और काम करते हैं कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ इनपुट है ना, इस एक रेजिस्टेंस लगा के ना R2, एक और रेजिस्टेंस R2 लगा के उसको आउटपुट के साथ भी अटैच कर देते हैं। इसको हम लोगों ने रेजिस्टेंस R2 कह लिया। दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2। R1 रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोगों ने इनपुट सिग्नल इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है, ये इनपुट सिग्नल यहाँ पे है, ठीक है। और इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड किया है, ये क्लियर है आपके पास। फिर एक और रेजिस्टेंस R2 लगा के हम लोगों ने ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये जो है ना, ये कहने के इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ रेजिस्टेंस लगा के इसको आउटपुट के साथ भी हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ये फीडबैक के लिए हम लोग ना रेजिस्टेंस लगाते हैं आगे, कि पता चलता रहे कि आगे वाला सिग्नल बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए तो फिर पीछे वाले सिग्नल में थोड़ी बहुत ना मॉडिफिकेशन के लिए ये वाली चीज़ ना यूटिलाइज होती है। यू कैन सी फ्रॉम हेयर, आप लोग यहाँ पे जो है ना वो कह लेंगे डायग्राम से देख सकते हो कि यहाँ पे उसने जो है ना कुछ इसी किस्म की चीज़ ना अप्लाई की हुई है। फिर वो कह रहा है कि ये जो दो आपको यहाँ पे और चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इनका भी हम लोग यूटिलाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जो दो मैंने अभी वायर्स बनाई है ना, ये वायर्स यूज़ होंगी ट्रांजिस्टर को ना, सॉरी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सप्लाई देने के लिए, इनपुट वोल्टेज देने के लिए। ऊपर हमारे पास प्लस VCC हो जाता है और नीचे हम लोग जो है ना वो नेगेटिव बैटरी का जो टर्मिनल होता है उसके साथ इसको अटैच कर देते हैं, प्लस VCC माइनस VCC। ये ना इसको हम लोग अटैच करते हैं आउट में जो चीज़ होती है ना, क्या लेंगे बैटरी, बैटरी के साथ ये वाले टर्मिनल इसके यूटिलाइज जो हैं वो हमारे पास होंगे। अब हम लोगों ने क्या लेंगे कुछ कैलकुलेशंस करनी है। जो ग्राउंड है उसको हम लोग, ये उसने भी बोल दिया हुआ है कि वो 0 वोल्ट के ऊपर है ना। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जो ग्राउंड है वो हमारे पास 0 वोल्ट के ऊपर है। अगर ग्राउंड 0 वोल्ट के ऊपर है तो ये वाला टर्मिनल भी हमारे पास फिर 0 वोल्ट के ऊपर ही हो जाएगा, ये वाली चीज़। और एक कह लें कि रेजिस्टेंस R1 जो है इसके अंदर से एक करंट फ्लो करके आगे की तरफ जाती है। जो रेजिस्टेंस R1 के अंदर से करंट फ्लो कर रही है उस करंट को हम लोगों ने नाम दे देना है I1 का, और वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। साथ साथ आप लोग ये चीज़ें नोट करते चले जाओ, कन्फ्यूजन हुई तो एंड पे मैं फिर आप लोगों को टाइम दूंगा, आप लोग जो है वो फिर पूछ सकते हो। रेजिस्टेंस R2 के अंदर से जो करंट फ्लो करती है उसको हम लोगों ने I2 का नाम जो है ना वो दे दिया। चलें अब आते हैं जी कैलकुलेशंस की तरफ। बुक वाली कैलकुलेशन बुक के साथ साथ ही हम लोग चलते हैं। ये देखिए उसने लिखा भी हुआ है, सर्किट डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है। अब थोड़ा सा इसको ना एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये थोड़ी सी धुंधली सी है, मैंने कोशिश किया कि आपको ना ये साफ फॉर्म में जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैंने की है। फिगर शोज द सर्किट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर व्हेन यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मैंने अगेन आपको बता दिया कि ये क्या चीज़ ना होती है। द इनपुट सिग्नल इज विच इज़ टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसमें हम लोगों ने ये जो इनपुट सिग्नल है ना वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया हुआ है, इन्वर्टिंग जो कि नेगेटिव वाला है, थ्रू ए रेजिस्टेंस R1, और इसके रास्ते में एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने R1 जो है वो अप्लाई कर दी है। V0 इज द आउटपुट। द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हम लोगों ने पॉजिटिव साइन सिंबल के साथ जो है ना वो डिनोट किया हुआ है, इज ग्राउंडेड, दैट इज दैट इट्स पोटेंशियल इज जीरो। जीरो पोटेंशियल का मतलब होता है ग्राउंड करना। द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, सॉरी दोबारा से वो, वी नो दैट, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इज़ वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5, एज वी नॉट मे हैव एनी वैल्यू बिटवीन प्लस VCC एंड माइनस VCC। वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो आउटपुट पे हमें वोल्टेज मिलनी है ना, वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो यहाँ पे हमने बैटरी लगाई हुई है ना प्लस VCC या माइनस VCC के इक्वल हो सकती है। कितनी जो है ना वो कह लें कि ये वाली जो चीज़ है ना इसकी वैल्यू हम लोग, वैल्यू रेंज टिपिकली जो होती है ना वो कह लें कि
+12 वोल्ट, वो जो ऊपर है ना हमारे पास ये प्लस VCC, वो +12 वोल्ट तक हो सकती है, और माइनस VCC ये -12 वोल्ट तक हो सकती है। इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकती यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू। लेकिन वो कह रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, 10 की पावर तकरीबन +5 तक होता है। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन निकालने के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, AOL। इसमें हमने यही किया था कि आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है ना, इसको चले हम लोग वी नॉट से डिनोट कर लेते हैं। वी नॉट डिवाइडेड बाय, नीचे था V प्लस माइनस V माइनस ये चीज़, ये हमारे पास ना ओपन लूप गेन निकालने का एक फार्मूला हम लोगों ने किया था जो है ना कुछ लेक्चर्स पहले। अब कह रहा है क्योंकि इस सारे का आंसर हमारे पास जो है ना वो कितना आना चाहिए, इस सारे का आंसर आना चाहिए 10 की पावर 5। थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद एनालाइज कर लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कि ओपन लूप गेन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वी नॉट ओवर V प्लस माइनस V माइनस, मतलब द डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल जो उस पर वोल्टेज लगाए गए हैं, और ये वाली वैल्यू कह रहा है 10 की पावर 5 तक होती है। कुछ जो है ना वो लेक्चर्स पहले हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे मसला पता क्या है, मसला ये है कि हम लोगों के पास जो वी नॉट की वैल्यू है ना, वो मैक्सिमम भी वी नॉट की वैल्यू हमारे पास जो है वो 12 वोल्ट हो सकती है। 12 डिवाइडेड बाय V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर 5। हाँ जी, ये सिर्फ 12 लिखा हुआ है, ये 10 की पावर 5 है तकरीबन, ये कह लें कि बहुत बड़ी जो है ना वो ये वैल्यू है। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई छोटी चीज़ हो, हम लोगों ने आंसर ओवरऑल बहुत बड़ा लेके आना हो ना, तो डिनोमिनेटर में आंसर को छोटे से छोटा करते चले जाते हैं। आपने ये काफ़ी मरतबा देखा होगा मैथमेटिक्स में कि अगर हमारे पास कोई कह लें कि फ्रैक्शन लिखी हुई है ना इस तरह से, तो डिनोमिनेटर जितना हम लोग छोटा करते चले जाएगा ना, उतना ओवरऑल आंसर हमारे पास ज़्यादा होता चला जाता है। यहाँ पे ये वाला आंसर बहुत बड़ा है, तो हमने ये कहा कि 12 को जो है ना 12 से ये वाला वैल्यू निकालने के लिए हम 12 को बहुत छोटी सी जो है ना वो चीज़ से डिवाइड कर देते हैं। कितनी छोटी चीज़, हमने कहा कि तकरीबन उसको ज़ीरो, है नहीं ज़ीरो लेकिन तकरीबन उसको हम लोगों ने ज़ीरो ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम 12 को बहुत छोटी चीज़ से जब डिवाइड करेंगे ना तो ही हमारे पास इतना बड़ा आंसर आएगा। वो कितनी छोटी चीज़ है, हमने कहा कि तकरीबन उसको हम लोग ज़ीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमने ये कह दिया कि इतना बड़ा लेने के लिए, आंसर निकालने के लिए V प्लस माइनस V माइनस, इसको अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल हम लोग लगा देते हैं वो ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यही एक चॉइस है हमारे पास जो है ना वो इतना हैवी जो है ना वो ओपन लूप गेन लेने का जो है ना यही एक चांस है। तो यहाँ से फिर हमारे पास ये वाली चीज़ क्या है, यहाँ से हम अंदाज़ा जो है ना वो रिज़ल्ट निकाला, वो यही रिज़ल्ट निकलता है कि हमारे पास V प्लस माइनस V माइनस को हम लोग जो है वो बोल दिया कि ये ज़ीरो है। अगर ये वाली चीज़ हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो वहाँ से फिर हमारे पास ये वाली चीज़ निकलती है कि V प्लस तकरीबन हमारे पास V माइनस के इक्वल है। इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। ये यहाँ से इतनी सारी जो है ना वो करने की बात करने का मतलब यही था कि ये वाले दोनों जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल तकरीबन ऊपर जो है ना वो हो जाता है। दोबारा बता रहा हूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन होता है ना, इसका फार्मूला AOL, अगर आप लोग पीछे लेक्चर देखो तो वो था हमारे पास आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स। आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकती है, तो लेकिन इसका हमारे पास जो है ना वो कह लें कि ओपन लूप गेन की ओवरऑल वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा उस वक्त ही आती है जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ना बहुत स्मॉल हो। अगर किस डिनोमिनेटर जितना छोटा करता चला जाता है ना, ओवरऑल आंसर उतना ज़्यादा होता चला जाता है। तो हमने कहा कि डिनोमिनेटर की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि हमने कहा कि तकरीबन ये ज़ीरो है, ज़ीरो के करीब है, ज़ीरो है नहीं। इसको हमने ये ज़ीरो कर लिया, इसके इक्वल कर लिया, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई कि अच्छा जी V प्लस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू V माइनस। और अगर V प्लस की वैल्यू हमारे पास 0 वोल्ट है, तो फिर कह लें कि यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसकी वैल्यू भी फिर हमारे पास 0 वोल्ट की हो जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ सारी ना उसने इसमें लिखा, वी नो दैट ये बात वो ये कर रहा है कि ये तकरीबन ज़ीरो है।
वर्चुअली तो जो हमारे पास होगा ना V नेगेटिव, वो वर्चुअली ग्राउंड के ऊपर हमारे पास हो जाएगा। अब डायग्राम को यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये 0 वोल्ट है ना, थोड़ी सी ये चीज़ देखने वाले, ये 0, ये वाली चीज़ भी 0 वोल्ट के ऊपर होगी। इस रेजिस्टेंस R1 के ना इस तरफ वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, ये देखें V इन हम लोगों ने लगाया हुआ है। रेजिस्टेंस के इस तरफ वोल्टेज की वैल्यू है V इन, इस तरफ रेजिस्टेंस के वोल्टेज की वैल्यू है 0, क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल है जितना कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो नीचे भी 0 क्योंकि और ऊपर वाला भी ग्राउंड होगा। तो अब R1 के अंदर से कितनी करंट जो है ना वो फ्लो कर रही है, ये हम लोगों ने निकालना है। उसके लिए यूजुअल हम लोग ओहम का लॉ यूज़ कर लेते हैं। पहले मैं जनरल फॉर्म लिखने लगा कि हमारे पास होता है ना V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, यहाँ पे ना हम लोग सिर्फ V नहीं लिखते बल्कि डेल्टा V लिख लेते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर। चले इसको I1 R1 का मैं नाम दे देता हूँ। डेल्टा V वोल्टेज का डिफरेंस है ना, वो वोल्टेज डिफरेंस पता किस तरह से निकालना है, इस तरफ वोल्टेज माइनस इस तरफ वोल्टेज। तो आप लोग चलें I1 को मैं फिर इस तरह से लिख सकता हूँ, आपको पता है I1 जो कि चलें उसने बुक पे लिखा भी हुआ है, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1। ये सारी वैल्यू हम लोग जो है ना वो कहने कैलकुलेशन करने लगे हैं फॉर करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, ये उसके लिए नीचे ना सारी कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, I1 इज इक्वल टू फिर आ जाएगा ये डेल्टा V ओवर R1, क्योंकि R1 ने दूसरे जाके डिवाइड हो जाना। डेल्टा V वोल्टेज डिफरेंस निकालने के लिए ना हम लोग वो किस तरह से करेंगे कि ये वाली वोल्टेज माइनस ये वाली वोल्टेज ना, उसके दोनों तरफ उनका डिफरेंस हम लोगों ने जो है ना वो लेना है। तो वो चीज़ हमारे पास फिर बन जाएगी, इससे आगे वाला ये वाला स्टेप हो जाएगा I1 इज इक्वल टू डेल्टा V की जगह पे हम लोगों ने ये चीज़ लिख दी, V इन वोल्टेज डिफरेंस निकालना है ना, V इन माइनस V माइनस, इस तरफ ना V माइनस की वैल्यू है इसलिए मैंने V माइनस जो है ना वो लिख दिया। और नीचे हमारे पास है जी R1। ये वाली कैलकुलेशन ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 I1 हमारे पास बन जाएगी I1 इज इक्वल टू V इन माइनस, अब आपको पता है कि V माइनस की वैल्यू तो 0 वोल्ट है क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम थी, इसको हमने 0 कर दिया। नीचे हमारे पास आ गया R1, ये वाली चीज़। तो I1 की जो फाइनल वैल्यूज आपके पास यहाँ से निकल आएगी वो हमारे पास होगी I1 इज इक्वल टू V इन ओवर R1। ये I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। एक काम हमने ये कर लिया, दूसरा काम ये करना है कि रजिस्टर I2 जो है ना इसके अंदर से कितनी R2 जो है इसके अंदर से कितनी करंट जो है ना वो फ्लो कर रही है। अभी हम लोग कैलकुलेशन करने लगे हैं फॉर करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 थ्रू रेजिस्टेंस R2, वही वाला काम हम लोग करेंगे ओम का ला। चले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि आपको पता ही है, यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं ना क्योंकि हमारे पास डेल्टा V जो है ना वो I2 R2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर I2 के लिए आप लोग लिख सकते हो R2 जाके डिवाइड हो जाएगा, मैंने साथ ही इसकी ना साइड्स भी चेंज कर ली, तो वो बन जाएगा हमारे पास I2 इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर R2। तो डेल्टा V निकालने के लिए जाहिर सी बात है हम लोग वोल्टेज डिफरेंस ही निकालेंगे कि रजिस्टर के इस तरफ कितने वोल्टेज हैं, रजिस्टर के इस तरफ कितने वोल्टेज हैं। रजिस्टर के इस तरफ तो 0 वोल्ट है, ये आपको नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस के इस तरफ कितने वोल्टेज होंगे, ये V0 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे V0 होगा, यहाँ पे 0 वोल्ट होगा इसके अंदर। तो डिफरेंस फिर हम लोग चलें, पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि V ये इसके साथ ही अटैच्ड है ना, तो इसलिए पहले मैंने V नेगेटिव यहाँ पे जो है ना वो अप्लाई होगा, V माइनस माइनस, और दूसरी तरफ है हमारे पास V0 ओवर R2, ये वाली चीज़ लिख दी। और ये वाली चीज़ हमारे पास फिर बन जाएगी, देख लें कि V माइनस के ऊपर तो 0 है ना, इस तरफ 0 है। अब 0 पहले आ जाएगा इस केस में, ये बन जाएगा 0 माइनस V0
ओवर आर टू, ये वाली चीज़ आ गई। अच्छा, फाइनल आंसर हमारे पास ना I1 और I2 का हमारे पास फाइनल आंसर, सॉरी I2 का फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा माइनस वी नाट ओवर आर टू। ये हमारे पास फाइनल आंसर ना हमारा I2 का बन गया। फिर ना वो ये कह रहा है कि प्रैक्टिकली इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में कोई करंट फ्लो नहीं करती, क्योंकि इनके दरमियान में रेजिस्टेंस जो है ना वो काफ़ी, कह लें कि हमने ये भी कहा था, आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना एम्पलीफायर के, तो इनपुट रेजिस्टेंस, वो कह रहा है कि इनपुट रेजिस्टेंस ना हमारे पास बहुत हाई होती है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होती है। दैट्स मीन कि प्रैक्टिकली इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा इनके दरमियान में। तो जितना ये करंट I1 है उतना ही करंट I2 होगा, करंट की वैल्यू इन दोनों के दरमियान में नहीं फ्लो करती। तो हम लोग यही करेंगे कि यहाँ पे हमने नेक्स्ट यही करना है कि I1 को इक्वल रखना है I2 के, क्योंकि प्रैक्टिकली उसने यही लिखा हुआ है यहाँ पे ना, आप लोग पढ़ो। तो वो ये कह रहा है कि दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में ना, एज प्रैक्टिकली नो करंट्स फ्लोज बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स जो हैं वो, बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स, ये ज़ीरो है, हमारे पास नहीं है। तो फिर हम यही कहेंगे कि करंट I1 और I2 दोनों सेम होंगी। मतलब ये कि जितना करंट रेजिस्टेंस R1 के अंदर से गुजर रहा है वो वाला सारे का सारा करंट R2 के अंदर से भी फ्लो करेगा। तो हम लोग ये वाली कंडीशन जो है ना वो यहाँ पे, चलें दोबारा से मैं लिख लेता हूँ कि I1 जो है वो हमारे पास I2 के इक्वल है। आप लोग बेशक दोबारा ना लिखो। तो वैल्यूज़ I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी? I1 की वैल्यू है V इन ओवर R1, V इन ओवर R1 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास V नाट माइनस V नाट ओवर R2। ये वाला आंसर हमारे पास अभी थोड़ा सा जो है ना इसको कह लें कि फाइनल फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो गेन निकालने के लिए क्या करते हैं? इनपुट वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं आउटपुट, नहीं, आउटपुट वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं इनपुट वोल्टेज का। ये ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना, आउटपुट पे हमें ज़्यादा बड़ा सिग्नल मिल रहा है, इनपुट पे हमें स्मॉल सिग्नल जो है ना वो मिलेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने जो सॉरी कि कोई जो है ना वो कह लें कि इनकन्वीनियंस पैदा ना हो, तो मैक्सिमम जो कहने के तो हमारे पास ज़्यादा आंसर होता है उससे स्मॉल आंसर को हम डिवाइड करते हैं। चलें, तो ये क्या बन गया, मैं इस तरह से करता हूँ, V इन इस तरफ आ जाता है, R2 ऊपर की तरफ जो है ना वो ले जाते हैं। तो ये चीज़ बन जाएगी R2 ओवर R1 इज इक्वल टू माइनस V नाट ओवर V इन, ये चीज़। अच्छा, अब मैं ना ये माइनस चाहे इसके साथ लिखे चाहे इसके साथ लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने दो काम किए, एक तो V नाट ओवर V इन को मैं इस तरफ लिख रहा हूँ और दूसरा नेगेटिव साइन भी दूसरी तरफ हम लोगों ने शिफ्ट की, R2 ओवर R1। ये देखें यहाँ पे एक नेगेटिव साइन अपीयर हो रही है ना, तो ये नेगेटिव साइन हमें शो करवा रही है कि जो एम्पलीफायर है हमारे पास वो नॉन इन्वर्टिंग जो है ना हम लोगों ने डिस्कस जो है ना वो किया है। ओ माय गॉड, उसने यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये हम लोगों ने, अच्छा सॉरी वो ये है यहाँ पे, ये वाली चीज़ हम लोगों ने जो है ना वो, मैं थोड़ा आगे चला गया हुआ था, ये हम लोगों ने जो है ना वो निकाला है एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हम लोग कर रहे थे। तो ये वाला आंसर हमारे पास जो है ना वो आया है V नाट ओवर V इन इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। ये वाली चीज़ हमारे पास ना बन गई कि अगर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने उसका गेन कैलकुलेट करना है, तो गेन निकालने का ये वाला फार्मूला है। फिर हमें ये भी पता है कि V नाट ओवर V इन को हम लोग ना G कह देते हैं। गेन जो G है ना ये किसके इक्वल होता है? V नाट ओवर V इनपुट। V आउटपुट ओवर V इनपुट को हम लोग गेन या G से डिनोट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास ये वाली चीज़ बन गई, G इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1, ये वाली चीज़। ठीक है, V नाट ओवर V इन की जगह पे ना G लिख देगा, कोई ये V नाट ओवर V इन G के
इक्वल है, ये वाला फार्मूला यूज होगा। आगे उसने जो है ना वो थोड़ा सा कह लें कि एक छोटी सी एग्जांपल बताई हुई है, अगर आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है 10 किलो ओम, रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू है 100 किलो ओम। तो फिर गेन हमारे पास -10 आ गया। माइनस साइन हमें बता रहा है कि ये इन्वर्टिंग है, मतलब जो सिग्नल इनपुट पे लगाएंगे आउटपुट पे हम लोगों को उसकी शेप चेंज होके मिलेगी, और उसके लिए सर्किट डायग्राम जो है वो बहुत क्लियरली आप लोगों ने बनानी है। वो इस तरह से होगी, इनपुट सिग्नल हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और आउटपुट सिग्नल ये इस तरह से करके आगे की तरफ जो है ना वो चला फ्लो होगा। सिर्फ दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंसेस जो है ना ये वाली यूज़ हुई हैं। आगे जी उसने कह लें कि पहले सर्किट हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मतलब कि अब हम लोगों ने जो इनपुट सिग्नल है ना वो अप्लाई किया हुआ है। इनपुट सिग्नल अगर नॉन इन्वर्टिंग है तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तो हमारे पास ये प्लस वाला ही होता है ना। इनपुट सिग्नल को हम लोगों ने प्लस वाले के साथ जो है ना वो अटैच कर दिया, और ये जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग वाले के ऊपर सिग्नल अप्लाई किया, और इन्वर्टिंग वाला जो है उसको रेजिस्टेंस R1 के थ्रू ग्राउंड पे किया। बाकी सारी कन्फिग्रेशन वही वाली है। लेट मी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, AMP का मतलब एज नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। तकरीबन काम हम उसी तरह के करेंगे। अब आपको पता है कि नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, जो हम लोग इनपुट पे सिग्नल देंगे ना जिस फॉर्म में, आउटपुट पे भी हमें उसी फॉर्म में सिग्नल मिलेगा और इंक्रीज्ड मिलेगा। इसमें सिग्नल की शेप जो है ना वो चेंज नहीं होती, जो इस तरह से इनपुट पे देंगे उसी तरह से आउटपुट पे मिलेगा। लेकिन ये जो है ना वो काफ़ी कह लें कि इंक्रीज्ड सिग्नल हम लोगों को मिल जाएगा। सर्किट डायग्राम उसी तरह से हम लोग एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर बना लेते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डायग्राम हमारे पास इस किस्म की होती है, ठीक है। ये आउटपुट हो गया, ये नेगेटिव इनपुट है, सॉरी इन्वर्टिंग इनपुट है, और ये यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हम लोगों ने बना दिया। ये बैटरी के साथ लगाने वाली दो वायर्स होती हैं, ये प्लस वाली है, प्लस VCC इसको लिखा जाता है, इसको -VCC लिखा जाता है। और उसी तरह से हमने क्या किया कि पहला काम तो ये जो है ना वो करते हैं कि हमने ये जो इन्वर्टिंग वाला एम्पलीफायर होता है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के इसको आउटपुट के साथ कपल करना होता है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगती है पहले भी लगाई थी उसको R2 कह लिया, ये आउटपुट को हम लोग V0 कह लेते हैं, जो आउटपुट पे सिग्नल हम लोगों को मिल रहा है। अब ये जो नॉन इन्वर्टिंग है ना, यहाँ पे हम लोग सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, वो इनपुट जो भी है, ठीक है। V इनपुट सिग्नल हम लोगों ने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया, V इनपुट सिग्नल। दूसरा जो है इनपुट सिग्नल का वो हम लोग ने ग्राउंड करके आगे ले गए, ठीक है। ये ग्राउंड के साथ ही जो है ना वो ग्राउंड का मतलब इसका पोटेंशियल भी हम लोगों ने ज़ीरो जो है ना वो किया हुआ है। और यहाँ पे जो इनपुट दूसरा इनपुट है इन्वर्टिंग, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा ली। उस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने R1 किया हुआ था। देखें तकरीबन पहले जैसी आपके पास शेप बन गई है। पहले सिग्नल जो है ना वो इस तरह से रेजिस्टेंस के इधर सिग्नल लगाया था ना, ये वाला जो इधर लगाया, अब रेजिस्टेंस की ये वाली चीज़ हम लोग ग्राउंड कर देते हैं और सिग्नल इधर है। पहले ये वाली चीज़ ग्राउंड थी, सिग्नल इधर था, अब इसको ग्राउंड किया है और सिग्नल इधर है। ग्राउंड का मतलब ये है कि ये 0 वोल्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे भी 0 वोल्ट ही हमने अप्लाई किया है। अब जी वही वाला काम हम लोग पहले की तरह कर लेते हैं कि इस R1 के अंदर से कितनी जो है ना वो करंट फ्लो हो रही है, ये हम लोगों ने निकालनी है। I1 की वैल्यू निकालनी है, और R2 के अंदर से कितनी करंट फ्लो हो रही है, I2 की वैल्यू भी हम लोगों ने ये वाली दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। देखें पहले की तरह वही वाला काम हम लोग कर लेते हैं। हमने पहले कहा था कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो ऊपर भी पोटेंशियल 0 था। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो है ना वो कह लें कि सिग्नल V इन, इधर वोल्टेज की वैल्यू V इन के इक्वल है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज की वैल्यू V इन के इक्वल ही होगी। पहले की तरफ अगर हम लोग देख लें तो चलें, ये रजिस्टर के इस तरफ वोल्टेज की वैल्यू बन गई V इन, और इस तरफ क्योंकि ये 0 के साथ है ना तो ये 0 वोल्ट यहाँ पे हो जाएंगी R1 के लिए। और R2 के लिए यहाँ पे इस तरफ रजिस्टर की वैल्यू, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू V इनपुट है और दूसरी तरफ V नॉट है, ठीक है। यहाँ पे अब V इन हो जाएगा
और यहाँ पे वी नॉट मैंने क्लियरली लिख दिया। इस तरफ ये 0 वोल्ट है और इस तरफ ये वी इन होगा। उसी तरह से कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं करंट थ्रू R1 निकाल लेते हैं। करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1, ठीक है, उसको I1 हम लोग बोल लेते हैं। और हमें पता है I1 किसके इक्वल होगा, डेल्टा V ओवर R1 के इक्वल होता है। डेल्टा V किसके इक्वल होता है, डेल्टा V देखें, इस तरफ वोल्टेज और इस तरफ वोल्टेज, ठीक है, तो इस तरफ वोल्टेज 0 वोल्ट है और इस तरफ वोल्टेज V इनपुट के इक्वल है। I1 हमारे पास बन जाएगी, I1 इज इक्वल टू डेल्टा V के इस तरफ हम जो है ना वो 0 वोल्ट, 0 माइनस इस तरफ है V इनपुट। अब तो ये वाली चीज़ मैंने लिख दी V इनपुट के इक्वल डिवाइडेड बाय R1 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो I1 की फिर वैल्यू हमारे पास बन जाती है, I1 इज इक्वल टू माइनस V इनपुट ओवर R1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसको वेरीफाई कर लेते हैं बुक वाले आंसर के साथ कि I1 की वैल्यू भी जी एग्जैक्टली वो माइनस V इन ओवर R1 ही निकली हुई है। इसी तरह का हम लोग कैलकुलेशन आप जो है ना वो कह लेंगे, चले इसको इक्वेशन जो भी आपने नाम देना वो दे दें। तो अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं करंट थ्रू R2, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2, करंट थ्रू रेजिस्टर R2, रेजिस्टर R2, ठीक है। अब वो तो उस करंट को हम लोग नाम दे देते हैं I2 का। I2 आपको पता है कि ये किसके इक्वल होगी, I2 इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर R2। अब चाहो तो यहाँ पे ना डेल्टा V1, क्योंकि ये रजिस्टर R1 है, यहाँ पे चाहो तो लिख लो डेल्टा V2। इसी तरह से पहले भी डेल्टा V1 और डेल्टा V2 आप लोग कर सकते हो। इन कैलकुलेशन के अंदर भी I2 है तो डेल्टा V2, I1 था तो डेल्टा V1, डेल्टा V1 की ये वाली। अब डेल्टा V2 किसके इक्वल होगा, डायग्राम को देखें। डेल्टा V2 इसके इस तरफ V इनपुट वोल्टेज है और इस तरफ V नॉट है, हमने दोनों का डिफरेंस निकालना होता है ना। तो यहाँ पे अब डेल्टा V2 बन जाएगा V इन माइनस V नॉट, ठीक है। ये डेल्टा V2 की जगह पे लिख दिया V इनपुट माइनस V आउटपुट या V नॉट ओवर आ गया हमारे पास R2। तो यहाँ से I1 हमारे पास आ जाएगा, बन जाएगा I2, सॉरी I2 की जो फॉर्म हमारे पास बन जाएगी वो होगी हमारे पास V इनपुट माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2। पहले की तरह हम लोग जो है ना यही कहेंगे कि जितनी करंट I1 है उतनी ही करंट I2 है, मतलब कि जितनी करंट रजिस्टर R1 के अंदर से गुजरेगी वो सारी की सारी करंट रजिस्टर R2 के अंदर से भी गुजरेगी। वही काम कर लिया हम लोग ने। I1 इज इक्वल टू I2, कैलकुलेशन चेक कर लें साथ साथ, ये ठीक ही है, कहीं बड़ा बड़ा ब्लंडर ना कर देना हम लोग। पहले मुझे एकदम से झटका लगा कि मैंने कैलकुलेशन ही सारी गलत कर दी है, लेकिन वो ठीक थी। I1 इज इक्वल टू I2। अब I1 की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, ठीक है, तो ये वैल्यूज आगे हम लोग पुट कर देते हैं। I1 की जगह पे आ जाता है माइनस V इनपुट, माइनस V इनपुट ओवर R1 इज इक्वल टू ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी ना। इस तरफ I2 की ये वाली वैल्यू रख देते हैं जो कि है V इनपुट माइनस V नॉट ओवर R2। अब यहाँ पे ना हम लोग ने कह लें कि थोड़ी बहुत डेंटिंग पेंटिंग करके निकालना उसी फॉर्म में ही है। पहले हमने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला था ना V नॉट ओवर V इन, तो इस इक्वेशन में से भी हम लोगों ने V नॉट ओवर V इन की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। वो पता किस तरह से मेरे लिए जो है ना वो इजी हो जाएगा। मैं R2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो थोड़ा मेरे पास आंसर जो है ना वो काम ठीक हो जाएगा। R2 को सिर्फ दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या। R2 इस तरफ आएगा तो वो बन जाएगा माइनस R2 V इन ओवर R1 इज इक्वल टू, दूसरी तरफ बचेगा सिर्फ V इन माइनस V आउटपुट या V नॉट। चलें जी, वी नॉट को हम लोग इस तरफ ले जाते हैं और ये सारी की सारी चीज़ इस तरफ ले आते हैं। दोनों से में से फिर जो है ना हम लोग वी
वी नाट को मैं उठा के इस तरफ लेके जा रहा हूँ और ये वाला फैक्टर सारा इस तरफ आ जाता है, तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास फिर वी नाट इज इक्वल टू वी इनपुट प्लस, इस तरफ ये माइनस है ना, इस तरफ आके ये प्लस हो जाएगी, ये इस तरफ माइनस की थी दूसरी जाके प्लस हो गया, ये वी नाट इस तरफ माइनस है दूसरी जाके प्लस, यहाँ पे माइनस है इस तरफ आके ये पॉजिटिव चीज़ ना बन जाएगी प्लस। चलें वी इन पहले मैंने लिख लिया, फिर आ गया हमारे पास R2/R1, यहाँ से वी इन की वैल्यू कॉमन निकाल लेते हैं इस साइड से, तो चीज़ बन जाएगी हमारे पास वी नाट इज इक्वल टू वी इनपुट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अब 1 प्लस R2/R1, ये वाली चीज़ आ गई। तो अब रेशियो ले लेते हैं, रेशियो में क्या निकालना है, वी नाट को डिवाइड करना है वी इनपुट से, वी इनपुट इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी आपके पास वी नाट ओवर वी इनपुट इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आपके पास बचेगा सिर्फ 1 प्लस R2/R1, ये वाली वैल्यू। और आपको पता है कि ये हमारे पास जी के इक्वल होता है, हमने पहले कह दिया था ना कि ये वाली जो क्वांटिटी होती है ना वी नाट ओवर वी इन, ये हमारे पास गेन के इक्वल होती है, जी के इक्वल होती है, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने अगेन गेन या जी लिख लिया, तो जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो ये बन जाएगा 1 प्लस R2/R1। पता कैसे चलता है कि जी इन्वर्टिंग के लिए या नॉन इन्वर्टिंग के लिए, नॉन इन्वर्टिंग में देखें ये रिजल्ट आपके पास प्लस में आ रहा है, ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है, लेकिन इन्वर्टिंग में ना हमारे पास आंसर जो है वो देख लें, ये वाला जो था ना ये नेगेटिव के साथ आ रहा है, ये आंसर है हमारे पास ना इन्वर्टिंग का, और ये वाला आंसर है हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग का। काम हमने क्या किया का दोनों में हम लोग जो है ना वो कह लें कि देखें एक रेजिस्टेंस आप लोगों ने जो है ना पहले वो सिंपल सी डायग्राम मेरी तरह बना लेनी है, ये वाली चीज़ है, फिर एक रेजिस्टेंस जो है ना वो इनपुट से इसकी तरफ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये R1 और ये R2। अब अगर तो इन्वर्टिंग है तो इनपुट सिग्नल हम लोग ये वी इन इधर अप्लाई कर देंगे, अगर नॉन इन्वर्टिंग है तो इनपुट सिग्नल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था, ठीक है ना। दूसरे केस में ये अगर यहाँ पे जीरो है तो इधर भी जीरो होगा, तो फिर हम लोगों ने ये जो है ना वो कह लें कि वी इन माइनस जीरो करके जीरो माइनस वी नाट करके ये सारे कैलकुलेशन ना हमने कर ली थी। और फिर इस सेंस में क्या है हमारे पास, इन सेंस में ये है कि अगर यहाँ पे वी इन अप्लाई किया तो इधर भी वी इन अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 वोल्ट है, 0 माइनस वी इन पहले में हमने लिख लिया, दूसरे में लिख लिया वी इन माइनस वी नाट। ईजी सी कैलकुलेशन थी, 2-3 स्टेप जो है ना वो कह लें कि ये आप लोग इसको जब 2-3 बार करोगे ना खुद प्रैक्टिकली बाय हैंड, तो फिर आपको ये वाली चीज़ कभी भूलेगी नहीं, इतनी इजीली चीज़ आसान है। अगर तो मज़े के साथ जो है ना वो कह लें कि ऑनलाइन होकर ये गप वगैरह सुनते रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्लासेस का, लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों को लर्न करो, बाद में प्रैक्टिस किया करो, तो फिर वाकई जो है ना आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा जो है ना वो लाजमी होगा।